दिन की बड़ी खबरों के साथ ये है आवाज एट 9। रघुराम राजन के आरबीआई का बॉस बनने की पार्टी आज भी बाजार में जारी रही। बाजार ने 400 पॉइंट की छलांग लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया तो रुपए ने भी 106 पैसे की ऊंची छलांग मारी। लेकिन सवाल यही कि ये पार्टी कब तक चलेगी। इधर रुपए की मजबूती सोने चांदी को रास नहीं आई है। हाजिर बाजार में सोना जहां 32,000 रुपए के नीचे चला गया है, वहीं चांदी 2 दिन में 10% से ज्यादा टूट चुकी है। इधर G20 में भारत के साथ दूसरे ब्रिक्स देश भी एक स्वर में कह रहे हैं कि डॉलर की सप्लाई को धीरे धीरे घटाया जाए ताकि दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के बीच संतुलन बना रहे। तो आवाज एट 9 में यह है आज की बड़ी खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं तमन्ना जी। और एक नजर डालते हैं कुछ दूसरी बड़ी हेडलाइंस पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने NSCL संकट पर एक्सचेंज और सरकार को जारी किया नोटिस। इनकम टैक्स विभाग ने भी डिफॉल्टरों की लिस्ट मांगी। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर बोले नरेंद्र मोदी, कहा पीएम बनने का सपना नहीं, गुजरात की सेवा करके ही खुशी। दिवाली के मौके पर सफर हुआ बेहद मुश्किल। हवाई किराया आसमान पर और ट्रेनों में नहीं है सीट। 5 करोड़ कर्मचारियों को अब अपने पीएफ बैलेंस की मिलेगी सटीक जानकारी। कल से वेबसाइट पर ही दिख सकेगा अपडेट पीएफ बैलेंस। स्मार्ट वॉच की दौड़ में सैमसंग ने एप्पल को पीछे छोड़ा, लेकिन इसमें नहीं है कोई अद्भुत फीचर। राजन के गवर्नर पद संभालते ही बाजार और रुपए में जोश आ गया है। शेयर बाजार ने आज दूसरे दिन भी सलामी दी। उसने रिफॉर्म्स के बड़े वायदों को बाजार ने हाथों हाथ लिया है। कल 350 पॉइंट चढ़ने के बाद आज भी सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। सबसे ज्यादा जोश में दिखे बैंक शेयर। दुनिया भर के बाजार आज मजबूत है। अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी हुई, लेकिन फिर भी क्रेडिट पूरी की पूरी जानी चाहिए नए गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन को, जिनके दम पर बाजार ने लगातार दूसरे दिन बड़ी छलांग लगाई और रुपए में भी अच्छी खासी मजबूती आते हुए दिखी। और जैसे बाजार खुले, रुपए में लगभग 1% 1.5% की मजबूती होती हुई दिखी। 66 के अहम लेवल के आसपास रुपया पहुंचा और वहीं से बाजार में जोश आता हुआ दिखा। 5550 के अहम लेवल के पार बाजार पहुंचे, वहां खुले और उसके बाद से लगातार रफ्तार पकड़ते हुए दिखे और सुबह सुबह 5600 के आंकड़े को भी पार किया और दिन भर लगभग उन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे और क्लोजिंग भी बेहद शानदार 5600 के बेहद करीब। पूरी तरह से बैंकिंग शेयरों ने आज लीड करने का काम किया बाजार को, और खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो पिछले कई दिनों में काफी मार खाते हुए दिखे थे, आज यहीं से सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिखी। एक्सिस बैंक को देखिए 15% का बड़ा उछाल यहां पर आया। कोटक, इंडसइंड, लंबी लिस्ट है। ये सारे के सारे बैंक्स काफी मजबूत बंद हुए। यस बैंक के लिए आज बेहद शानदार दिन, 22% का बड़ा उछाल इस बैंक में आते हुए दिखा। वहीं फेडरल, इंडसइंड भी काफी तेजी के साथ नजर आए। ING, वेस्या बैंक जैसे शेयरों में भी खरीदारी दिखी, लेकिन PSU बैंक्स भी पीछे नहीं थे। SBI जैसे दिग्गज में 10% की तेजी होती हुई नजर आई। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, OBC, देना, यूनियन, लंबी लिस्ट है जहां पर आज जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। इनके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े दूसरे स्टॉक्स में भी काफी तेजी दिखी। IDFC और HDFC के लिए काफी बेहतरीन दिन आज था, जहां से निफ्टी पर काफी सपोर्ट आता हुआ दिखा। रियल्टी शेयरों ने भी काफी उछाल दिखाई। DLF के लिए 10% का उछाल, वहीं HDL, आईबुल रियल जैसे मिड कैप शेयर भी काफी मजबूत बंद होने में कामयाब रहे। IT शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी रुपए की मजबूती की वजह से। TCS और इन्फी में खासतौर से आखिरी घंटे में थोड़ी सी बिकवाली बढ़ती हुई नजर आई। निफ्टी पर बाकी शेयरों में जहां पर काफी एक्शन नजर आया, तेजी के लिहाज से देखें तो भेल के लिए आज 8-9% का उछाल। वहीं रिलायंस इंफ्रा और कोल इंडिया में जहां पर बड़े डिविडेंड की खबरें चल रही है, 7% की तेजी नजर आई। कमजोर शेयरों का अगर जिक्र करें तो सेसा हुआ के लिए आज कमजोर दिन था, 4-4.5% का नुकसान होता हुआ दिखा, लेकिन कैश और फ्यूचर में जो इनका गैप था वो काफी हद तक कम होता हुआ दिखा है और लुपिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर लगातार दूसरा दिन काफी तेजी का, और जो कुछ भी 2 दिन पहले बड़ा भारी नुकसान 700 पॉइंट का हुआ था, उसे पूरा का पूरा बाजार ने कवर कर लिया है। तो आज पूरा फाइनेंशियल सेक्टर तूफानी तेजी दिखा रहा था। वैसे सेंटिमेंट के लिहाज से ये अच्छा संकेत भी है, क्योंकि पिछले दिनों बुरे सेंटिमेंट की वजह से बैंक शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी। बैंक शेयरों की तेजी पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, बैंक शेयरों में तूफानी तेजी रही, आखिर कल रघुराम राजन ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिससे इतना जोश दिख रहा है? बैंकों में जो गिरावट आई थी वो पूरी तरह से उसके पीछे वजह ये समझी जा रही थी कि डॉलर में
जब तक तेजी रहती है रुपए के मुकाबले तो आरबीआई एक के बाद एक कदम उठाता रहेगा। लेकिन रघुराम राजन ने दरअसल जो कदम उठाए हैं वो इस लिहाज से चौंकाने वाले थे कि बजाय इसके कि वो कोई कर्व लगाते एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए, उन्होंने पोजीशन लेने पर, हेजिंग पर थोड़ी सी उन्हें छूट दे दी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और रीबुक कर पाएं। तो इससे लगता है कि नए गवर्नर का जो काम करने का अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है। दूसरी खास बात ये कि जो और एडिशनल मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं, खास तौर पे जो FCNR डिपॉजिट्स पे एक स्वैप दिया गया है बैंक्स को, वो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स को पहले अट्रैक्टिव बनाया गया था बैंक्स के लिए, उस लिहाज से बैंकों को ये मौका ज़रूर था कि वो बाहर जाकर के विदेश से डिपॉजिट उठाएं, लेकिन उन डिपॉजिट्स के ऊपर एक रिस्क उनके ऊपर बना हुआ होता रुपए में उतार चढ़ाव के चलते। अब एक तरीके से आरबीआई उन्हें उसको कर्व करने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह के स्वैप्स लेने की बाजार से कोशिश की जाती तो शायद उसकी कॉस्ट 7-8% के आसपास होती। आरबीआई सस्ते दर पे एक स्वैप अवेलेबल करा रहा है, तो ये एक तरह की सब्सिडी है, हालांकि हम कह सकते हैं आरबीआई के लिहाज से, जो कि वो दे रहा है एडिशनल डॉलर्स लाने के लिए। लेकिन बैंकों के लिए ये मुनाफे का ही सौदा है, उनका कारोबार तो यहाँ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स शुरू करने की बात कही और ये भी कहा कि जो ऑफशोर मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको देश में लाएंगे, ये सारे संकेत काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं इस सेक्टर के लिए। और सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि जो बैंकों के जो नए बैंक बनने के दावेदार हैं उनमें भी हमने काफ़ी हद तक आज उत्साह देखा है, क्योंकि एक रोड मैप सामने आ गया है और हम कह सकते हैं कि बाजार की उम्मीद के मुताबिक ही, या बल्कि उससे पहले ही, अगर जनवरी के आखिर तक ये लाइसेंस जारी हो जाते हैं तो। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया सारे अपडेट के लिए। और शेयर बाजार ही नहीं, राजन का इफेक्ट आज रुपए पर भी दिखा। आज लगातार दूसरे दिन डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती दिखाने में कामयाब हुआ है और आज ये 1 रुपए से ज्यादा मजबूत होकर 66 के लेवल पर बंद हुआ। दरअसल कल रघुराम राजन ने शॉर्ट टर्म में रुपए की गिरावट को थामने के लिए करेंसी स्वैप जैसे कदमों का ऐलान किया था। इससे बाजार में सेंटिमेंट काफी सुधर गया है। इसके साथ ही FIIs के डॉलर बेचने की वजह से भी रुपए में मजबूती बढ़ रही है। और राजन का इफेक्ट भले ही बाजार और रुपए पर दिख रहा हो, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है, इस पर जानकारों की राय बटी हुई है। He's come to office. Yesterday was his first day in office of the new governor. He makes some right noises, and they are so well received. So this really is an issue of the fact that there is a lot of disappointment in India with the current administration, and to have someone speak, with some fresh ideas is enough to stir things up. I mean, what he said yesterday was not that dramatic in terms of, like, the new governor spoke about some financial liberalization, but it was nothing that dramatic. But just the fact that you have a new face out there who's willing to sort of do something, or at least hint at doing something which is a bit different, is enough to cause this positive reaction. The 150 odd emerging markets we track, India's ranking on the inflation front has been 130 out of 150 or so over the past couple of years. That's a very disappointing outcome. And I think one thing he needs to do is to anchor India's inflationary expectations. अभी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिकवरी का, जो गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं, कुछ बिल्स पास हुए हैं, जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट्स की हैं, इन सब का असर दिखते दिखते थोड़ा टाइम लगता है। ये ओवरनाइट तो कुछ हो नहीं सकता। और जो हमारा ओवरऑल जो इंटरनेशनल माहौल है, उसमें अभी भी अनसर्टनिटीज़ हैं। तो राजन बाजार की उम्मीद पर कितने खरे उतरेंगे इसका पता कुछ ही दिनों में लग जाएगा, लेकिन इस उथल पुथल भरे माहौल में निवेशक का क्या करें, कौन से शेयरों में खरीदारी के मौके बनते हैं, प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट से हमने ली कुछ खास स्टॉक टिप्स। मेरे रडार में 4-5 स्टॉक जरूर है जो मुझे लगते हैं कि इस लेवल से देखने चाहिए। जैसे कि एक ब्रिटानिया है, मुझे लगता है ब्रिटानिया जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसको भी जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है बैंक्स में जरूर एक येस बैंक है, उसको भी देखना चाहिए फ्रॉम द करंट लेवल्स। आई थिंक सम ऑफ दिस स्टॉक्स में भी आईटीसी आल्सो विल बी अ स्टॉक टू वॉच फ्रॉम द करंट लेवल्स। और रुपए की कमजोरी के चलते विदेश से लिया कर्ज कंपनियों के लिए सिर दर्द बन गया है, लेकिन भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल परेशान नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि भारतीय ऑपरेशंस के लिए डॉलर में लिए कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है और इसे चुकाने में उन्हें कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। Rising in how Bharti looking to cut its debt from the Africa.
No, but debt, we have always said our debt is in a comfortable level. At 2.5 debt to EBITDA ratio is a very comfortable level. Most of our other companies are over 3, some are even at 4. I think our debt situation is pretty comfortable. उधर सुनील भारती मित्तल ने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी भारती एयरटेल खेतान ग्रुप के लूप टेलीकॉम को खरीदेगी। और फीकी हुई सोने चांदी की चमक, 2 दिन में हाजिर बाजार में सोना 6% हुआ सस्ता। और बिगड़ सकता है आपके किचन का बजट, सरकार जल्द बढ़ा सकती है रसोई गैस के दाम। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर डीजल, केरोसिन और रसोई गैस महंगे हो सकते हैं। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि डीजल 3 से 5 रुपए प्रति लीटर, केरोसिन 2 रुपए और रसोई गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, कब तक होगा फैसला? अगले हफ्ते डीजल, केरोसिन और एलपीजी के दाम बढ़ने बिल्कुल तय हैं और हमने 2 दिन पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की। साथ ही केरोसिन की कीमत भी 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ेगी इस बार और एलपीजी के सिलेंडर भी 50 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। हालांकि अभी कीमतों की बढ़ोतरी पर जो है एक राजनीतिक फैसले की मुहर लगनी बाकी है और अभी इसमें जो है कांग्रेस कोर ग्रुप की कमेटी की जो बैठक है वो इस फैसले को मंजूरी देगी। इसके बाद कैबिनेट की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो इसको मंजूरी देगी और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गई हुई हैं, अगले हफ्ते तक वापस आएंगी। उसके बाद इस मामले को जो है कांग्रेस कोर ग्रुप के सामने रखा जाएगा और इसके बाद इसे कैबिनेट भेजा जाएगा और तय है कि उनके आने के बाद अगले हफ्ते कीमतें बढ़ जाएंगी। और ये इस लिहाज से भी माना जा रहा है अहम, क्योंकि सितंबर के बाद दिल्ली और राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सरकार उस दौरान ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहेगी जिससे उसे दिक्कत हो। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को जल्द से जल्द डीजल, केरोसिन और एलपीजी के दाम बढ़ाने का फैसला लेना होगा। जाहिर सी बात है पिछले शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि जिस तरह से अंडर रिकवरी चल रही है इस समय डीजल पर अगर देखें तो प्रति लीटर करीब 12 रुपए 12 पैसे अंडर रिकवरी है और साथ ही केरोसिन की बिक्री पर तेल कंपनियों को 38 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है और इसी तरह से एलपीजी की बिक्री पर प्रति सिलेंडर तेल कंपनियों को 470 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते इस कारोबारी साल में अनुमान लगाया गया है कि टोटल जो घाटा होगा तेल कंपनियों का वो 1,80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है और इसमें बतौर सब्सिडी सरकार को 97,500 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्री ने प्रधानमंत्री से दखल की मांग की थी। कुल मिलाकर बिल्कुल सरकार तैयारी पूरी कर चुकी है और सोनिया गांधी के वापस आते ही कीमतों में बढ़ोतरी बिल्कुल तय मानी जा रही है। जी अतुल, बहुत शुक्रिया। इधर राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 31,000 के भी नीचे फिसल गया है। दिल्ली में सोना एक दिन में 1250 रुपए तक सस्ता हुआ है। 29 अगस्त के बाद एक हफ्ते में सोने की कीमतों में इतनी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मुंबई में सोने का भाव 740 रुपए गिरकर 31,360 रुपए के पास आ गया है। चेन्नई में भी ये 500 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं वायदा बाजार में भी सोने चांदी में गिरावट गहरा गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। ताज़ा भाव पर यहाँ नजर डालें। इस वक्त आप देख सकते हैं सोने में कमजोरी नजर आ रही, करीब 1.5% की। वहीं घरेलू बाजार में भी ये इस समय करीब 32,200 के आसपास कारोबार करता हुआ 450 रुपए यहाँ पर नीचे। गौर करने वाली बात यह है कि रुपए में मजबूती आने से सोने चांदी में पिछले दिनों भारी गिरावट आई है। पिछले सिर्फ 2 दिन में सोना करीब 6.5% और चांदी करीब 10% तक टूट चुकी है। अब बाजार की नजर कल आने वाले अमेरिकी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पर टिकी हुई है, क्योंकि इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही QE3 पर फैसला लिया जाएगा। रुपए में बढ़ती मजबूती को देखते हुए जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी में यहां और गिरावट देखने को मिल सकती है। सारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर में भी यू टर्न आ चुका है एंड शॉर्ट टर्म टॉप आउट होके अभी एक यहाँ से रिवर्सल लग रहा है। एटलीस्ट यहाँ से मुझे 4 से 5% का डाउन साइड लग रहा है। कल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है जिससे हाईएस्ट वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, कल के नंबर्स भी एक्सपेक्टेड है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आएंगे एंड ये गोल्ड एंड सिल्वर में कमजोरी बनाए रखेगा।
और एनएससीएल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एनएससीएल और सरकार को निवेशकों के जरिए लगाए गए आरोपों का जवाब बॉम्बे हाई कोर्ट में देना होगा। कोर्ट ने एनएससीएल और सरकार को नोटिस भेजा है और निवेशकों के आरोपों पर 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल पेमेंट नहीं मिलने से परेशान इन्वेस्टर फोरम ने एक्सचेंज के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। निवेशकों ने एनएससीएल के लिए स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की मांग की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि उनकी परेशानियों के लिए एनएससीएल की एमडी, सीईओ और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। 4 हफ्तों के अंदर मामले की दोबारा सुनवाई है, जिसमें एक्सचेंज और सरकार को अपनी सफाई पेश करनी है। एनएससीएल घोटाला मामले में देश की तकरीबन सभी बड़ी वित्तीय जांच एजेंसियां जुटी हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और न ही जांच की दिशा साफ दिख रही है। लेकिन इस संकट में फंसे ब्रोकर और इन्वेस्टर्स भी धरना प्रदर्शन से आगे नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये मामला वाकई इतना पेचीदा है या फिर इसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? श्रीमी चौधरी की ये रिपोर्ट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स विभाग, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और एसएफआईओ जैसी एजेंसियां एनएससीएल मामले की जांच करीब 1 महीने से कर रही हैं, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से इत्तेफाक रखने वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पता लगा रहा है कि जिग्नेश शाह की बनाई इस कमोडिटी एक्सचेंज के पैसे आखिर गए कहां? क्या हवाला के जरिए पैसे बाहर भेजे गए? जबकि ईओडब्ल्यू एनएससीएल के पूर्व एमडी अंजनी सिन्हा सहित देनदारों की जांच कर रहा है। आईटी विभाग भी पीछे नहीं है, वो एनएससीएल के ब्रोकरों और उनके अकाउंट की जांच कर रही है। इस बीच गोदामों में माल नहीं होने के पक्के सबूत मिल चुके हैं। उधर सरकार ये लगातार भरोसा दिला रही है कि वो इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। Are looking at the specifics of that company and if there has been any wrongdoing or non-compliance from the company's law angle. There have been many representations made to us about looking deeper into it. As you know, 2 committees have already been formed. They're also looking at the details of the incident, what happened. But very shortly, I think we'll take a final view as to exactly what needs to be done from the Ministry of Corporate Affairs. इस मामले में सब कुछ पानी की तरह साफ है। पेमेंट चेक से किए गए और ब्रोकर्स के अकाउंट सामने हैं। लेकिन फिर भी जांच एजेंसीज अब तक ये पता नहीं कर पाई हैं कि आखिर पैसे गए कहां। सवाल ये उठता है कि जांच में मिल रहे सबूतों के आधार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कमोडिटी एक्सचेंज की सुपरवाइजरी करने वाला एफएमसी ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि अब मामला उसके हाथ में नहीं है। दिलचस्प है कि इसी एफएमसी ने 2 साल पहले से गड़बड़ के संकेत मिनिस्ट्री को दिए थे, फिर भी कार्रवाई में इतनी देरी हुई। तो क्या इस मामले को जानबूझकर दबाया जा रहा है? सब लोगों से मिल चुके हैं, गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं सबसे मिल चुके हैं। इट इज़ एन ओपन एंड शट केस। सबको मालूम है कि फ्रॉड हुआ है। सरकार अभी तक ये जानना चाहती है कि फ्रॉड भी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे किसी न किसी का बड़ा हाथ है। करोड़ों रुपए गवा चुके निवेशक भी एफआईआर कराने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो उनको पैसे वसूलने में सालों लग जाएंगे और उनके पैसों की भी जांच होगी। और यही वजह है कि अब वो सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। श्रीमी चौधरी, मुंबई। बिल्डिंग बनने के बाद भी नहीं खत्म होती बिल्डर की मनमानी। फ्लैट तैयार होने के बाद खरीदार को क्यों नहीं मिलती है चाबी? करेंगे पड़ताल हमारी खास सीरीज मुसीबत के मकान में इस ब्रेक के बाद। बिल्डरों की मनमानी सिर्फ मकान बेचने तक ही नहीं चलती, मकान बेचने के बाद भी खरीदार को तंग करने से बाज नहीं आते। बिल्डरों की इसी मनमानी पर हमने शुरू की है एक खास सीरीज। जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने में लगाई। पहले तो फ्लैट बनने में देर हुई, फिर फ्लैट बन भी गया मगर मिला नहीं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बिल्डर के खिलाफ फैसला भी हो गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब मुकदमे की अपील चल रही है। इंसाफ की धीमी रफ्तार बहुत से लोगों के लिए नाइंसाफी से भी बड़ी सजा साबित हो रही है। ऐसे ही कुछ लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं ताकि उनकी सुनवाई जल्द हो। हालांकि डीएलएफ ने इस मामले में फिलहाल टिप्पणी करने से मना कर दिया है। 79 साल के ब्रिगेडियर मदनजीत सिंह ने 1993 में 20 लाख रुपए चुकाए थे एक फ्लैट खरीदने के लिए। ये फ्लैट डीएलएफ रीजेंसी पार्क गुड़गांव का फ्लैट नंबर 34 अब बनकर तैयार है, लेकिन इस पर डीएलएफ का ताला लगा है। मदनजीत सिंह लगातार बिल्डर को चिट्ठियां लिखकर फ्लैट का कब्जा मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि डीएलएफ उनसे एस्केलेशन और होल्डिंग चार्जेस की मांग कर रहा है।
जिसके बिना वो उन्हें उनका फ्लैट नहीं देगा। एस्केलेशन चार्जेस मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के लिए लगाए गए हैं, जबकि होल्डिंग चार्जेस लगाने का आधार है कि बिल्डर ने तैयार फ्लैट ऑफर किया और ग्राहक ने पोजेशन लेने में देर लगाई। बिल्डर इसके लिए 22 लाख रुपए और मांग रहा है। सिंह साहब का कहना है कि डीएलएफ को जो फ्लैट 3 साल में देना था, उसने 5 साल बाद यानी 1998 में ऑफर किया। वो भी ठीक से तैयार नहीं था और अब वो उनसे ही देरी के लिए पैसे मांग रहा है, जबकि वो डीएलएफ को बढ़े हुए सुपर एरिया के लिए भी पैसे दे चुके हैं। हमारी लाइफ की सारी सेविंग्स उनके हाथ में है और ताला भी उन्होंने लगा रखा है। पता नहीं कब केस आएगा, कब फैसला होगा। अब 20 साल के बाद मेरी जो रिटायर्ड लाइफ थी वो तो सारी बर्बाद हो गई। जो मैंने सेविंग करी हुई थी मैं इनको दे बैठा हूँ। ना मैंने अच्छा पहना, ना मैंने अच्छा खाया, ठीक है, और वो सारे पैसे ये दबा के बैठ गए। और अभी भी मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये है नीलम तेजपाल। इन्होंने भी 1993 में ही डीएलएफ रीजेंसी पार्क में एक फ्लैट खरीदा। उनके पति के देहांत के बाद मिले मुआवजे की पूरी रकम ये फ्लैट खरीदने में खर्च हो गई, मगर डीएलएफ से आज तक उनको फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है। नीलम अपने भाई के साथ रहने पर मजबूर है। 61 साल की नीलम तेजपाल 2 शादीशुदा बेटियों की मां है। 20 साल पहले उन्होंने इस फ्लैट की पूरी कीमत एडवांस चुकाई थी और साथ ही पार्किंग के लिए भी पेमेंट किया था, लेकिन डीएलएफ ने कई साल की देरी के बाद जब 1998 में फ्लैट तैयार किया तो फ्लैट का कब्जा देने के लिए 4 लाख रुपए और मांगे। ये रकम 2006 तक बढ़कर करीब 15 लाख रुपए हो गई। नीलम तेजपाल का कहना है कि मटेरियल लेबर कॉस्ट बढ़ने के नाम पर एस्केलेशन चार्जेस जायज नहीं है। 98 की जगह उन्होंने 2000 में की पोजीशन ले लो और इतने पैसे जमा करा दो। 5 लाख से ऊपर उन्होंने फिर से बिल बना दिया। 5 लाख का उस टाइम था वो। फिर क्या अब एरिया बढ़ गया है, अब ये है, अब उसके बाद कार गैरेज है, तो उसके 75,000 उस टाइम मांगे थे। उस टाइम वैल्यू जितनी थी, तो उसमें से भी मैंने 3 किश्तें दी। कंपटीशन कमीशन का पुराना अवतार एमआरटीपी कमीशन 7 साल पहले नीलम तेजपाल और मदनजीत सिंह समेत 45 फ्लैट मालिकों के पक्ष में फैसला दे चुका है। कमीशन ने एक्स्ट्रा चार्जेस को गलत ठहराया और डीएलएफ को आदेश दिया कि जिनसे पैसा लिया जा चुका है वो उन्हें वापस करे। कमीशन ने बिल्डर के फ्लैट का अलॉटमेंट कैंसिल करने पर भी रोक लगाई थी, लेकिन इस फैसले का भी कोई फायदा नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और इस याचिका पर पिछले 7 साल से एक भी सुनवाई नहीं हुई है। अब हमारी हालत ये है कि हेल्थ ठीक नहीं है, चल फिर सकते नहीं, तो क्या फ़ायदा। कोर्ट अपनी मर्जी से चल रही है। मुझे ये यकीन है कि कोर्ट जो है ना बहुत अच्छा फैसला देगी। मे बी इट कैन बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, लेकिन क्या मेरी कब्र के ऊपर रखेंगे वो उस फैसले को। करीब 20 साल से डीएलएफ से कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर मदन सिंह और नीलम तेजपाल जैसे लोगों की उम्मीद कमजोर हो चुकी है, लेकिन हौसला अभी बाकी है। उनके साथ इस लड़ाई में शुरुआत में 45 लोग थे। कुछ ने घुटने टेक दिए और एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए, तो कुछ ने डिस्ट्रेस सेल कर कहीं और घर ले लिया, लेकिन वो अभी तक लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सुनवाई में और फैसले में अगर देरी होती है तो इसका फायदा सिर्फ बिल्डर को होता है, क्योंकि अगर मुद्दे ही नहीं बचेंगे तो सामने वाला केस अपने आप जीत जाएगा। अंजुल तोमर, दिल्ली। पेंशन बनाने से कैसे मिलेगा आपको फायदा? और कल से ऑनलाइन दिखेगा प्रोविडेंट फंड का बैलेंस। दोनों खबर डिटेल में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रघुराम राजन के ऐलानों को शेयर और करेंसी बाजार का चीयर्स। सेंसेक्स 400 पॉइंट और रुपया 106 पैसे मजबूत हुआ। रुपए की मजबूती के साथ सोने चांदी ने आज भी खोई अपनी चमक। सोना 32,000 के नीचे फिसला। चांदी भी 2 दिन में 10% टूटी। G20 में भारत समेत दूसरे ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी QE3 प्रोग्राम को लेकर जताई चिंता। कहा धीरे धीरे और संतुलित तरीके से घटाई जाए डॉलर की सप्लाई। डीजल के साथ रसोई गैस को भी 50 रुपए महंगा करने की तैयारी। सोनिया गांधी के अमेरिका से वापस आने के बाद होगा फैसला। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर बोले नरेंद्र मोदी। कहा पीएम बनने का सपना नहीं, गुजरात की सेवा करके ही खुश। दिवाली के मौके पर सफर हुआ बेहद मुश्किल। हवाई किराया आसमान पर और ट्रेनों में नहीं है सीट।
5 करोड़ कर्मचारियों को अब अपने पीएफ बैलेंस की मिलेगी सटीक जानकारी। कल से वेबसाइट पर ही दिख सकेगा अपडेटेड पीएफ बैलेंस। और स्मार्ट वॉच की दौड़ में सैमसंग ने एप्पल को पीछे छोड़ा। बर्लिन टेक शो में दिखाया नया गैजेट, लेकिन क्या $300 है सही कीमत? देश के 5 करोड़ कर्मचारी अब अपने प्रोविडेंट फंड का बैलेंस कभी भी जान सकेंगे। रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ कल से ऑनलाइन सर्विस शुरू कर रहा है। अभी तक कर्मचारी ईपीएफओ की वेबसाइट पर बैलेंस के लिए अर्जी देते थे। इसके बाद उनका खाते की रकम बताने वाला एसएमएस मिलता था। बैलेंस की जानकारी भी पिछले वित्त वर्ष तक ही मिल पाती थी, लेकिन अब नए सिस्टम में पिछले महीने तक का पीएफ बैलेंस वेबसाइट पर ही देखा जा सकेगा। इसके साथ ही ईपीएफओ अब पीएफ बैलेंस की पर्ची देना बंद कर रहा है। अगर कोई कंपनी इस पर्ची को मांगेगा तभी दिया जाएगा। पेंशन बिल पास होने के साथ उम्मीद जगी है कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट भी बेहतर हो पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लोग एनपीएस में पैसे लगाएंगे और बाजार में नए नए फीचर्स के साथ पेंशन प्रोडक्ट भी आएंगे। पेंशन बिल ने न्यू पेंशन स्कीम का न केवल नाम बदला है, बल्कि इसे लचीला भी बना दिया है। अब जरूरत पड़ने पर नए नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकाला जा सकेगा। पहले 60 साल से पहले पैसा निकालना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा अब अगर आप चाहेंगे तो अपने पेंशन के लिए ऐसा फंड चुन सकेंगे जिसके रिटर्न की मिनिमम गारंटी होगी। पहले ऐसी गारंटी नहीं होने की वजह से लोग इस पर कम भरोसा कर रहे थे। इतना ही नहीं, बाजार में ज्यादा प्योर पेंशन प्लान मिलेंगे और इन सब के साथ आपको मिलेगी नए रेगुलेटर की निगरानी। पीएफआरडीए के पास अभी जो पावर्स आए हैं उसके बेसिस पे एक सेल्फ डिसिप्लिन जो पेंशन फंड्स हैं उनमें आ जाएगा। पीएफआरडीए के पास वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर पीएफआरडीए आईआरडी का रूट लेती है या कोई ऑम्बुड्समैन सेटअप करती हैं तो ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में ये एक स्टेप आगे होगा। वैसे भले ही नेशनल पेंशन सिस्टम गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाया है, लेकिन बुढ़ापे के लिए पेंशन का इंतजाम करने वाली ये सबसे अच्छी स्कीम है। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज बेहद कम, करीब 0.25% है, जबकि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां कम से कम 1.25% फंड मैनेजमेंट चार्ज लेती हैं। इसमें लोगों के पास निवेश के कई ऑप्शन हैं। निवेशक अपने फंड का 50% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। साथ ही जो रिस्क न लेना चाहे वो अपना पूरा पैसा बॉन्ड में डाल सकते हैं। डायनामिक ऑप्शन में आपकी उम्र के साथ इक्विटी का हिस्सा घटता जाएगा। इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपको साल में कम से कम 6,000 रुपए निवेश करने होंगे। सबसे लोएस्ट कॉस्ट या सबसे कम मूल्य में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो एनपीएस है। आज एनपीएस में जैसा कि मैंने पहले बताया, हम फंड मैनेजर का जो फीस चार्ज करते सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% फीस सिर्फ चार्ज कर सकते हैं, जो कि सबसे कम कॉस्ट की फी है। पेंशन बिल के पास होने से इस सेक्टर में 26% विदेशी निवेश की मंजूरी भी मिल जाएगी। जानकारों के मुताबिक पीएफआरडीए को कानूनी अधिकार मिलने से पेंशन सेक्टर में जहां बेहतर इकोसिस्टम बनेगा, वहीं निवेशकों में भरोसा भी बढ़ेगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और QE3 वापस लेने पर ब्रिक्स देशों ने जाहिर की चिंता। और मुंबई के सिद्धिविनायक अब पूरी करेंगे भारत सरकार की मन्नत, कैसे? देखिए इस पे के बाद। और लोकसभा में विपक्ष ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर जमकर वार किया। लोकसभा में बजट की पूरक मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने मौजूदा आर्थिक हालात के लिए वित्त मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में वित्त मंत्री ने राज्य के ग्रोथ आंकड़ों का हवाला देते हुए खुद का बचाव करने की कोशिश की। Information available from 32 states and union territories. Only 2 states reported growth rate, GDP growth rate or state GDP growth rate of less than 5%. Only 2 states. All other states reported above 5%, in fact much higher than 5%. While states are reporting much higher growth rate, the CSO is reporting a 5% growth rate. There are large number of services, for instance, which is a major part of the economy today. That also is not captured by the state figures. That is captured by the all India figures. So let not the impression be created that the India's growth story is merely an aggregate
of the state's growth rate. It's much more than that. I don't think we should give room to gloom and pessimism. These ups and downs will happen in the life of a country. We will bounce back. Pessimism is the word to be attributed to the concern that is being expressed in all quarters. Whether pessimism is wrong, artificial optimism is also equally wrong. भारत के साथ साथ अब चीन और रूस भी QE3 वापस लेने पर चिंता जाहिर करने लगे हैं। G20 बैठक से पहले आज ब्रिक्स देशों की बैठक हुई, जिसमें चीन और रूस ने अमेरिका में राहत पैकेज वापस लेने पर अपना पक्ष रखा। दोनों ही देशों ने कहा कि अमेरिका के अचानक QE3 घटाने से दूसरे विकासशील देशों पर बुरा असर पड़ सकता है। ब्रिक्स देशों की बैठक का पूरा ब्यौरा देने के लिए अब हमारे साथ सेंट पीटर्सबर्ग से जुड़ रहे हैं CNBC TV 18 के इकोनॉमिक अफेयर्स एडिटर सिद्धार्थ जराबी। सिद्धार्थ, ब्रिक्स की बैठक में QE3 पर चर्चा की गई है, किस तरह की चिंताएं यहाँ पर जाहिर की गई है और राहत पैकेज के अलावा किन मुद्दों पर यहां बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, आर्थिक कठिनाइयों का खतरा जो सारे विश्व पे मंडरा रहा है यूएस स्टिमुलस विड्रॉल को लेके, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया है G20 समिट पे। जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स ब्लॉक है, उसने एक फॉर्मल स्टेटमेंट में ये कह डाला है कुछ समय पहले कि ये जो स्टिमुलस होगा, अगर इसको विड्रॉ करना है, ये मानते हुए कि ये इवेंचुअली विड्रॉ होगा, पर ये क्लियरली कहा कि इसको एक कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं तो पूरे विश्व में और मार्केट्स में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इस शॉक को लेके ब्रिक्स ने एक प्रस्ताव पारित किया है, पर जहां तक सीरिया का मुद्दा है, इस पे अभी तक क्लियर कट ये पता नहीं लग रहा है कि किस प्रकार की स्टांस ली गई है। यहां रशिया ने सीरिया में किसी प्रकार के इंटरवेंशन, यूएस के इंटरवेंशन को लेके बहुत कठोर शब्दों में उसका विरोध किया है और उसने एक प्रकार से इस G20 समिट पे एक क्वेश्चन मार्क उठाया है कि ये कितना कंसेंसस बिल्ड कर पाएगा। सीरिया के मुद्दे पे जो सारी बातचीत हुई है, उसकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पुतिन साहब और ओबामा साहब की कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ओबामा की भी कोई पुल असाइड नहीं होगी, संभवतः पुतिन साहब और सिंह साहब की मीटिंग होगी। जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, तो जो ब्रिक्स बैंक है उस पर और बातचीत हुई है। $50 बिलियन का होना है, पर कोई डिटेल्स नहीं अनाउंस हुई हैं। $100 बिलियन का करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, जिसमें भारत करीब $18 बिलियन का सहयोग देगा। उस पे भी केवल इतना ही कहा गया है कि अगले ब्रिक्स समिट तक शायद वो दोनों अरेंजमेंट्स रेडी हो जाएंगी। कुल मिला के अगले 12 से 24 घंटे में ये संभवतः एक G20 से अनाउंसमेंट आ सकती है, एक संकेत आ सकता है कि ये जो यूएस का स्टिमुलस विड्रॉल है, इस पे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, और उस जवाब और उस जानकारी को लेके पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए सिद्धार्थ जराबी सेंट पीटर्सबर्ग से रिपोर्ट करते हुए। और सीरिया पर सीमित हमले के लिए अमेरिकी सेनेट ने मंजूरी दे दी है और भारतीय ओलंपिक संघ पर आगे भी पाबंदी जाहिर रहने के आसार है। देखिए ऐसी बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। आज डीजी बंजारा के इस्तीफे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में इस्तीफे पर बहस की मांग को सभापति ने राज्य का मामला बताते हुए खारिज कर दिया, जिसके बाद लेफ्ट, एसपी और जेडीयू नेता सदन से बाहर निकल गए। निलंबित आईपीएस डीजी बंजारा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गोपाल कांडा को हरियाणा विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए 1 महीने की जमानत दी है। गोपाल कांडा की एयरलाइन कंपनी में काम करने वाली गीतिका ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए कांडा को दोषी बताया था। कांडा 14 महीने से तिहाड़ जेल में है। मुंबई गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद पीड़ित से शिनाख्त परेड कराई जाएगी। वहीं पीड़ित लड़की और उसके दोस्त ने 5वें नाबालिग आरोपी की शिनाख्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस अगले 10 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। मुंबई के सिद्धिविनायक अब खराब आर्थिक हालात में सरकार की मदद करेंगे। सिद्धिविनायक प्रबंधन मंदिर के सोने को सरकार के हवाले करने को तैयार है। मंदिर के ट्रस्टियों ने कहा है कि देश के भले के लिए वो ऐसा करने को तैयार हैं। इस बारे में रिजर्व बैंक ने मंदिर से अब तक कोई संपर्क नहीं किया है। देश के दूसरे बड़े मंदिरों की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
भारतीय ओलंपिक संघ IOA पर आगे भी प्रतिबंध जारी रहने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने आरोपी अधिकारियों को पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी है। IOC के मुताबिक IOA जब तक आरोपी अधिकारियों को हटाने के लिए अपने नियमों में बदलाव नहीं करेगा, तब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। सीरिया पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को सीनेट के विदेशी मामलों की समिति से मंजूरी मिल गई है। समिति ने सीरिया पर 60 दिनों के सीमित हमले को सहमति दे दी है। सोमवार को इस मसौदे पर सीनेट में बहस होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए बीजेपी का अघोषित उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन खुद मोदी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देखते हैं, बल्कि वो गुजरात के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने उन्हें 2017 तक अपनी सेवा के लिए चुना है। मोदी ने टीचर्स डे के मौके पर एक छात्र के सवाल पर जवाब देते हुए बातें कही। छात्र ने मोदी से उनके प्रधानमंत्री बनने के इरादे के बारे में सवाल पूछा था। और हैचबैक सेगमेंट में जंग हुई तेज, क्या स्विफ्ट को टक्कर दे पाएगी Hyundai की ग्रैंड i10? और स्मार्ट वॉच की दौड़ में सैमसंग ने एप्पल को पीछे छोड़ा। बर्लिन टेक शो की झलक इस ब्रेक के बाद। इस फेस्टिवल सीजन में हवाई सफर आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। रुपए की कमजोरी और ईंधन की बढ़ती कीमत के चलते हाल ही में एयर इंडिया, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज ने हवाई किरायों में 25 से 30% बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में अगर आप रेल सफर से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो भी आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि 2 महीने पहले भी रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो गया है। त्योहारों के इस मौसम में तैयार हो जाइए महंगे हवाई सफर के लिए। बढ़ती लागत का हवाला देते हुए एयरलाइंस लगातार किराया बढ़ा रही हैं। ऐसे में हवाई सफर आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के किराया बढ़ाने के बाद दूसरी एयरलाइंस भी किराया बढ़ाने की फिराक में है। महज 2 दिन में हवाई टिकट 4 से 5 हजार रुपए महंगा हो गया है। मसलन कल तक स्पाइस जेट की दिल्ली से कोलकाता का टिकट करीब 8,000 रुपए का था, जो आज बढ़कर 14,000 रुपए हो गया है। वहीं जेट एयरवेज का दिल्ली से कोलकाता का टिकट 7,500 से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया है। किराया बढ़ाने का सिलसिला यहीं थमता दिखाई नहीं दे रहा। जानकारों की माने तो आने वाले समय में भी 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये आम आदमी की रीच में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी बिजनेस डाउन है। आज की डेट में हवाई ट्रैवल बहुत कम हो गया है। पीपल कांट अफोर्ड। और जिस तरीके से ये महंगाई हो रही है, मेरे को लगता है कि जो भी फेस्टिव मंथ लोग जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, इसमें लोगों को ज़्यादा चार्म नहीं रहेगा बाई एयर जाने का, और बिजनेस डेफिनेटली नीचे आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली नीचे आएगा। और हमारे पास तो हम देख रहे हैं, हमारी जो अपनी बुकिंग्स हैं, लोग कैंसिल कर रहे हैं उसको। महंगे हवाई सफर के चलते अगर आप रेल सफर के विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो ये विकल्प भी आने वाले समय में आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में खासतौर पर दिवाली और छठ के आसपास की ट्रेनों की सभी सीटें अभी से फुल हो चुकी हैं। यानी ट्रेन से सफर करना भी मुश्किल है, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा। आलम यह है कि मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ के चलते रिजर्वेशन काउंटर खुलने के आधे घंटे के अंदर ही सभी टिकट बिक जा रहे हैं। जहां एक तरफ हवाई सफर पहुंच से बाहर हो रहा है, वहीं रेल टिकट मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं है। ऐसे में विमानन मंत्री के बयान ने मुसाफिरों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। विमानन मंत्री अजीत सिंह ने साफ किया है कि मंत्रालय एयरलाइंस पर किराया कम करने का दबाव नहीं डालेगा। We cannot regulate the fares. We don't regulate the fares. If we find there is some collusion and this and that, then we can refer it to Competition Commission. कुल मिलाकर बढ़ते हवाई किराए पर काबू पाने में सरकार की नाकामी साफ देखी जा सकती है। ऐसे में एयरलाइंस की मनमानी त्योहारों की मिठास को फीका कर सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। रुपए के इस उतार चढ़ाव में लोग विदेश यात्रा करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च न करना पड़ जाए। लेकिन अगर आपको इस उतार चढ़ाव में फिक्स रेट वाला कोई पैकेज मिल जाए तो आपकी फिक्र दूर हो सकती है। इसी को ध्यान में रखकर कोनी एसओटीसी ने मलेशिया, सिंगापुर जैसी जगहों के लिए फिक्स रेट वाले पैकेज उतारे हैं। इन टूर पैकेजेस में अगर 6 दिन के लिए मलेशिया और सिंगापुर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए करीब 68,000 रुपये खर्च करने होंगे, और 10 दिन के टूर पैकेज के लिए करीब 1 लाख रुपये का खर्च आएगा।
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में लीडर रही मारुति स्विफ्ट को टक्कर देने के लिए Hyundai ने ग्रैंड i10 उतार दी है। इस सेगमेंट में सभी ऑटो कंपनियां एक से बढ़कर एक कारें लॉन्च कर रही है, लेकिन स्विफ्ट को मात नहीं दे पाई। लेकिन Hyundai की ग्रैंड i10 की पोजीशनिंग और कीमत से साफ जाहिर है कि ये गाड़ी सीधे तौर पर स्विफ्ट को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। 8 सालों से हैचबैक सेगमेंट में लोगों की चहेती कार मारुति स्विफ्ट को सीरियस टक्कर देने के लिए ग्रैंड i10 बाजार में आ गई है। ये हुंडई की पहली छोटी डीजल गाड़ी होगी। इसमें हालांकि पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा। ग्रैंड i10 के डीजल इंजन में 71 bhp पावर देने वाला 1.1 लीटर का इंजन है, जो टेस्ट कंडीशन में 24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। वहीं इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का कापा इंजन है, जो 83 bhp की पावर देगा। कंपनी के अनुसार ये टेस्ट कंडीशन में करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। साथ ही ग्रैंड i10 के पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन भी है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 4,30,000 से 6,40,000 रुपए के बीच। लेकिन एक नजर डालते हैं कि क्या स्विफ्ट की लीडरशिप को ये चैलेंज कर पाएगी। कीमत के लिहाज से देखें तो ग्रैंड i10 डीजल की कीमत 5,23,000 से 6,41,000 रुपए के बीच है, जो कि स्विफ्ट से कम है। स्विफ्ट डीजल की कीमत 5.5 लाख से 6,87,000 रुपए के बीच है। इंजन के मामले में भले ही ग्रैंड i10 की क्षमता कम है, लेकिन पावर के मामले में स्विफ्ट बाजी मारती है। स्विफ्ट डीजल में आपको 75 bhp की ताकत मिलेगी और ग्रैंड i10 में सिर्फ 71 bhp। आइए देखते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में किसमें सबसे ज्यादा माइलेज आपको मिलता है। तो यहाँ पर बाजी मारती है ग्रैंड i10, जहाँ पर आपको करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलेगी और स्विफ्ट यहाँ पर करीब 22.9 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर वैसे तो स्विफ्ट मार्केट लीडर है, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए ग्रैंड i10 आ चुकी है। स्विफ्ट करीब 15,000 गाड़ियाँ महीने की बिकती हैं और ग्रैंड i10 इसमें से मार्केट शेयर पकड़ना चाहेगा। अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक माइलेज के हिसाब से ग्रैंड i10 आगे निकलती है। प्राइस उसकी कीमत जो है वो कम है स्विफ्ट से, लेकिन काफ़ी हद तक डीलरशिप के मामले में अगर आप देखेंगे, आफ्टर सेल सर्विस के मामले में देखेंगे, स्विफ्ट आगे निकलती है। तो देखते हैं कि इस लड़ाई में इन दोनों में आगे कौन निकलता है। जॉनिल मुखर्जी, CNBC आवाज़। चलिए, बात हो गई यहाँ पर कार की, अब बात कर लेते हैं गैजेट्स की। स्मार्ट वॉच के मामले में सैमसंग ने एप्पल से बाजी मार ली है। बर्लिन में चल रहे टेक शो में सैमसंग ने अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है। हालांकि इससे कई तरह के कारनामों की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मायूसी हुई है। बर्लिन में और भी कई करिश्मा गैजेट लॉन्च हुए हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तालंग। जी, IFA के सबसे पहले दिन ही बहुत बड़ा धमाल हो गया। बिल्कुल गैजेट्स की बारिश लिटरली हो गई और दुनिया के नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी नोट सीरीज को थोड़ा और बेहतर बना दिया। नोट 1 और नोट 2 के बाद उसका सबसे बड़ा भाई नोट 3 लॉन्च कर दिया। नोट 3 के अलावा सैमसंग ने अपनी स्मार्ट वॉच बाजार में उतार दी। इसका नाम दिया है सैमसंग गियर वॉच। पर जितना हल्ला हो रहा था कि ये स्मार्ट वॉच ऐसी होगी सैमसंग की, उतनी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन भी नहीं है। इस पर होगा ये कि की जो 1.6 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे कि कौन सी कॉल्स आई हैं, क्या क्या मैसेजेस के आप प्रीव्यू पढ़ सकते हैं, ईमेल्स के प्रीव्यू पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आपको जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब चीजें आपकी ये जो स्मार्ट वॉच होगी इसकी स्क्रीन पर ही नजर आ जाएगी। सैमसंग की ये गियर वॉच 25 सितंबर के आसपास बाजार में आएगी और कीमत होगी करीब 20,000 रुपए। पर यहां पर एक बात गौर करने लायक होगी बॉस की, क्या आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर के अलावा अब घड़ी को भी चार्ज करने का झंझट उठाना चाहेंगे या नहीं? सोनी ने इस साल वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव गैजेट लॉन्च कर दिया, जिसको कह रहे हैं सोनी साइबर शॉट लेंसेज। इसके 2 मॉडल उन्होंने लॉन्च किए, QX100 और QX10। अब ये साइबर शॉट लेंसेज का कॉन्सेप्ट क्या है भला? कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये लेंस जो हैं ये अपने आप में एक कैमरा है। iOS और एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल होंगे, यानी कि इस लेंस को अपने फोन के साथ अटैच कर दो और फोटो खींचो। ब्लूटूथ की मदद से ये फोन के साथ सिंक होंगे और उसके बाद ये अपने आप में एक कैमरे की तरह फोटोग्राफ ले सकेंगे। जो QX100 मॉडल होगा उसमें करीबन 20 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर लगा होगा और 3x ऑप्टिकल जूम होगा, जिसमें मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन होगा और कीमत होगी करीब 35,000 रुपए। जो दूसरा मॉडल है QX10, उसमें 18 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर होगा और 10x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन होगा और कीमत होगी 17,500 रुपए। तो ये तो सारा एक्शन हुआ IFA के पहले दिन, पर अभी 2-3 दिन का और मेला लगने वाला है गैजेट्स का। तो क्या क्या और गैजेट्स लॉन्च होते रहेंगे, मैं हर दिन आपके पास आऊंगा IFA अपडेट को लेकर। बैक टू द स्टूडियो।
काफी सारी एक्साइटिंग चीजें इस टेक फेयर में, और स्मार्ट वॉच भी इतनी खराब नहीं लग रही है। जी हाँ, मुझे तो बिल्कुल मायूसी नहीं हुई जो बात उसमें कही गई, बट ठीक है, जैसी पहली इस तरह की वॉच आई है अपने हिसाब से काफी अच्छी, आगे काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे, शायद फैशन स्टेटमेंट भी बन जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ आवाज़ एट 9 में आपसे वक्त हो गया विदा लेने का, तो आपसे सोमवार को फिर मुलाकात, माफ कीजिए कल शुक्रवार को फिर मुलाकात करेंगे तमन्ना। नमस्कार। नमस्कार।